सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईबीपीएस पीओ है क्या। अगर मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ की, तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। मतलब जितने भी यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब उन्हें कोई भी सिलेक्शन करना होता है तो वो आईबीपीएस के थ्रू करते हैं। और आईबीपीएस ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है हर साल बच्चों को लेने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो ये गवर्नमेंट ओन्ड बैंक एम्प्लॉय हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये हायर करती है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। और इसके अंदर टोटल होते हैं 7 एग्जाम्स। अब बात करें इन 7 एग्जाम्स की, तो कौन से एग्जाम आईबीपीएस लेता है। ये लेता है क्लरिकल का एग्जाम, क्लर्क्स हायर करने के लिए बैंक के अंदर, या जिसको हम ऑफिस असिस्टेंट्स भी बोलते हैं। तो ये हायर करता है, बेसिकली क्लर्क्स को हायर करने में मदद करता है, प्रोहिबिशरी ऑफिसर्स को, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम कराता है, और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए ये ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम्स कराता है। और ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 के एग्जाम्स भी ये कराता है। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 7 एग्जाम्स होते हैं जो कि आईबीपीएस पीओ लेता है। उनमें से जिसकी हम आज बात करने वाले हैं वो है प्रोहिबिशरी ऑफिसर का एग्जाम। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल होता है एक ग्रेजुएट को अपने फ्यूचर या अपने करियर को लेकर कंसर्न होना और उस ट्रैक के ऊपर चलना। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। और मेरी मानिए, अगर आपने एक बार अब तैयारी शुरू कर ली आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आप जिंदगी में कभी नहीं पछताएंगे, क्योंकि ये चीज आपके फ्यूचर को आगे बहुत सिक्योर कर देगी। एक गवर्नमेंट जॉब जो कि आपको रेप्यूटेशन के साथ साथ आपकी लिविंग या लाइफ स्टैंडर्ड को भी पूरा करेगी अच्छे से, वो ये जॉब है। तो चलिए बात करते हैं, ये प्रोहिबिशरी ऑफिसर होता क्या है। दिस इज एन एंट्री लेवल एग्जाम। किसी भी बैंक के अंदर अगर एंट्री लेवल एग्जाम की बात करें तो वो होता है प्रोहिबिशरी ऑफिसर का एग्जाम। और ये हर बैंक में होते हैं पीओस, तो हर बैंक के लिए ये लिया जाता है। एंड इस एग्जामिनेशन में जो भी लोग बैठते हैं वो, उनको एक और नाम भी दिया जाता है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1। यानी कि ये मैनेजमेंट के ही हिस्सा होते हैं। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 के स्केल के ऊपर, स्केल 1 के ऊपर ये लोग लगते हैं, हायर होते हैं। उसके बाद इनके पास होती है, इनकी ड्यूटीज क्या है। हमें ये तो पता लग गया कि हम लोग इंडियन बैंक में, यानी कि अगर एंटर करते हैं ऑफिसर लेवल पे, तो पहला ऑफिसर लेवल प्रोहिबिशरी ऑफिसर का होता है, जिसके ऊपर आपको हायर करने के लिए इतने सारे एग्जाम्स किए गए हैं। अब बात करते हैं कि इन एग्जाम्स में, मतलब इतना एग्जाम देकर तुमको ड्यूटीज कौन सी संभालनी है, यानी कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। जॉब प्रोफाइल में आपको हैंडल करना पड़ेगा पब्लिक को, पब्लिक रिलेशंस के लिए आपको रखा जाएगा, क्लाइंट कंप्लेंट्स को आपको डील करना पड़ेगा, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको डील करनी पड़ेगी। सुपरवाइज क्लरिकल एम्प्लॉय, आपके नीचे जो क्लरिकल एम्प्लॉयज होंगे उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा। लोन्स मैनेज करने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको एडवांसेस मैनेज करने पड़ेंगे, और फॉरेन एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल मैटर्स में भी आपको डील करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको लोन डॉक्यूमेंटेशन भी देखनी पड़ती है। तो ये सारी जॉब की सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एज अ प्रोहिबिशरी ऑफिसर आपको निभानी ही पड़ती हैं। अब ये तो होगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आपके वर्किंग आवर्स क्या होंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जॉब कंपैरेटिवली इजी होने वाली है। देखिए, हर जॉब में चैलेंजेस जरूर आते हैं। तो वर्किंग आवर्स इसके रहते हैं 10 AM to 5 PM। अगर आप बात करें किसी प्राइवेट सेक्टर की, तो ये प्राइवेट सेक्टर से कंपैरेटिवली कम है। ओवर टाइम कैन बी पॉसिबल ड्यूरिंग पीक टाइम्स। अगर पीक टाइम्स की बात करें, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग चल रही है, तो आपके पास काम बहुत ज्यादा रहेगा, तो आपको ओवर टाइम करना पड़ सकता है। बट अगर बात करें पूरे साल में, तो रेयर ही केसेस होते हैं जब आपको ओवर टाइम करना पड़ता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ओवर टाइम करेंगे ही। सो 10 to 5 की जॉब है, सैटरडे संडेज ऑफ है, ऐसी जॉब आपको मिल रही है। और इसके जो पर्क्स हैं, यहाँ पर आप माने ना माने, ये जॉब बहुत डिमांडिंग है। इसके अंदर बहुत चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी, लेकिन ये आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट भी देती है। यानी कि अगर आप प्रोहिबिशरी ऑफिसर लग जाते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है अपने आप को आगे ग्रो कराने का। तो अब देखते हैं कि अगर हम पीओ लग जाते हैं, यानी कि प्रोहिबिशरी ऑफिसर लग जाते हैं, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आगे बढ़ने के लिए। मैं पहले अपॉर्चुनिटीज की बात इसलिए कर रही हूँ कि आपका इंटरेस्ट बन जाए और आप फिर इसकी तैयारी के लिए शुरुआत करें। क्योंकि जब हमें पता होता है ना कि हमें तैयारी के बाद मिलने क्या वाला है, तो हमारी मेहनत में भी दुगनी चमक आ जाती है। तो ऑफिसर स्केल 1 पीओ जहां पे आप लगेंगे, उसके बाद आ जाता है मैनेजर स्केल 2, सीनियर मैनेजर स्केल 3, चीफ मैनेजर स्केल 4, असिस्टेंट जर्नल मैनेजर, डिप्टी जर्नल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर।
देखिए, जब आपका प्रमोशन होगा तो आप यहाँ जनरल मैनेजर तक पहुंच सकते हैं। एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन इट इज अ डिफरेंट पार्ट, तो उसके लिए अलग से इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, उसके लिए आपको बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी इन सब लेवल्स को आप क्रॉस कर सकते हैं, एवरी 3 इयर्स में आप एग्जाम देकर भी क्रॉस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बात करें तो आप 4th स्केल यानी कि चीफ मैनेजर तक तो एग्जाम देकर पहुंच जाएंगे, लेकिन आगे के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके इंटरव्यूज होंगे, एग्जाम्स नहीं होंगे, एग्जाम सिर्फ इसी लेवल तक होंगे और आप एग्जाम दे देकर 2 से 3 साल के बाद एग्जैक्टली एग्जाम होता है। अगर आप नॉर्मल वे से चलना चाहते हैं, स्लो चलना चाहते हैं, तो 5 साल में आप अपना स्केल बढ़ाते जाएंगे और आपका प्रमोशन होता जाएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो आप बहुत अच्छा जनरल मैनेजर तक पहुंच सकते हैं। उसके आगे भी अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पे जा सकते हैं, अगर आप सही टाइम पे तैयारी शुरू कर देते हैं और सही टाइम पे अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं कि इसके लिए मुझे जाना है। अब बात करते हैं आईबीपीएस पीओ के सैलरी स्ट्रक्चर की। अगर बात करें आईबीपीएस पीओ के सैलरी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसका जो बेसिक पे है वो 36,000 है। बाकी अलाउंसेस मिलाकर, सारी की सारी अलाउंसेस मिलाकर हमारे पास बनते हैं 52,730.30। तो इतना अप्रोक्सीमेटली आपका बनता है। और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो सैलरी है वो 50,000 प्लस जाती है। बाकी चीजें जोड़कर भी आप देख सकते हैं, और इंक्रीमेंट डेफिनेटली होता रहता है, एवरी 4 इयर्स पे इंक्रीमेंट होता है, तो आप वो भी चेक ऑन कर सकते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी काफी जब तक आप जॉब करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक ही सैलरी के ऊपर रुके रहेंगे। 1 ईयर या ट्रेनिंग पीरियड होता है, 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड चलता है 10 से 15 दिन की अप्रोक्सीमेट ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल के लिए चलता है। और क्यों अप्लाई करना चाहिए हमको आईबीपीएस पीओ की जॉब के लिए? आईबीपीएस पीओ की जॉब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है आगे बढ़ने की, रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब तो देखिए आप समझते ही हैं, और एवरी 5 इयर्स पे इसका इंक्रीमेंट होना ही होना है। और इसके वर्किंग आवर्स बहुत ही नॉर्मल है, और आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा साथ में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मौका है, आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। अपने 2025 में आप पेपर क्लियर करके आगे पहुंच सकते हैं। तो इसका पेपर भी देर से है, तो आप तैयारी अगर अभी शुरू करेंगे तो मेरी मान लीजिए आप हमेशा क्रैक ऑन कर जाएंगे। तो प्लीज तैयारी शुरू करिए इसकी, और मुझे बताइएगा जरूर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि हम अभी डिस्कस करेंगे पूरा स्ट्रक्चर कि किस तरह से तैयारी को शुरू किया जाए, और अगले आने वाले 7 से 8 महीनों के अंदर आप आईबीपीएस पीओ रूट पक्के गारंटी से क्लियर कर सकें, अच्छे से क्लियर कर सकें। अब बात करते हैं आईबीपीएस के एग्जाम की। हम पीओ बनना तो चाह रहे हैं, लेकिन उसका रास्ता क्या है, कैसे तैयारी शुरू करें, कहां से तैयारी शुरू करें, और क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, क्या क्या चीजें अभी से शुरू करनी पड़ेंगी, तब जाके हम उस लेवल तक पहुंचेंगे और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में पैटर्न कैसा होता है। अगर पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं जिनमें आपको पेपर को क्लियर करना होता है। पहला होता है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका मेंस होता है, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो मैं पहले बता दूं, इट इज जस्ट एंट्री स्टेप। ये एंट्री स्टेप है, इसके मार्क्स आगे कंटिन्यू नहीं होंगे। आपका मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू है जिसके मार्क्स लिए जाएंगे, और इनका जो रेशियो होगा वो 80-20 का रेशियो होगा, यानी कि आपका जो मेंस का एग्जाम है उसका 80% लगेगा और 20% आपका इंटरव्यू का लगेगा, तब जाके आपका मेरिट बनेगा और जिस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। पहले बात कर लेते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की, जो कि स्टार्टिंग एंट्री लेवल है, जिसको क्रैक करना हर बच्चे के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले अगर प्री ही क्रैक नहीं होगा तो आप मेंस तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो प्री की जब मैं बात करती हूँ उसकी डेट्स आ चुकी हैं 4th, 5th, 11th ऑफ अक्टूबर, और 11th ऑफ अक्टूबर तक अगर हम बात कर रहे हैं, 4th, 5th, 11th ऑफ अक्टूबर तक अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास काफी अच्छा खासा टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम है। हम अपनी तैयारी को कम से कम अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, अप्रैल जून मैक्स आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही है, ताकि आपके आगे वाले जितने भी महीने हैं आप रिवीजन पे लगे। यहाँ पर बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ तो क्वालिफिकेशन के अंदर आपको चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन आपको आईबीपीएस पीओ के पेपर में बैठने के लिए बिल्कुल एलिजिबल करती है। इसके लिए कोई भी परसेंटेज स्पेसिफाइड नहीं है, प्लीज बी वेरी क्लियर, दे आर नॉट स्पेसिफाइंग द परसेंटेज, दे जस्ट वांट यू टू बी अ ग्रेजुएट। तो अगर आप एक ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है।
एज लिमिट की अगर बात करें तो 20 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आपकी एज 20 से 30 में लाई करती है तो जाके फटाफट से भर दो। मेरे हिसाब से तो अगर आप लास्ट ईयर में भी हो ना तो भी जाके भर दो, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। आपके पास अच्छा खासा टाइम है तैयारी के लिए, आप तैयारी कर सकते हो। और आजकल तो इतने फ्री कंटेंट अवेलेबल है कि बस पूछो मत। और यहाँ पर अगर ये पेपर क्रैक हो जाता है तो उसके बाद आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ चीजें खुल जाएंगी, आराम से आप अपनी पैशन भी फॉलो कर सकते हो। पर पहले एक पेपर क्रैक करके अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले लो। फी की बात करें तो अगर SC ST की बात करते हैं तो इसके लिए 175 रुपीज है। जर्नल के लिए बात करते हैं तो 850 रुपीज है। ठीक है, तो अगर आप पेपर भर देते हैं, पेपर नोटिफिकेशन जब भी आएगा आप भरेंगे तो ये आपकी फीस रहेगी। अब आते हैं प्री का एग्जाम पैटर्न, कितने क्वेश्चन होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की जब मैं बात करती हूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स 30 होने वाले हैं। और इसका ड्यूरेशन पीरियड 20 मिनट्स है। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, 35 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। रीजनिंग एबिलिटी के 35, 35 एंड 20, यानी कि 35 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 35 और यहाँ पे 20 मिनट्स का ड्यूरेशन। टोटल क्वेश्चंस आपको 100 मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 मिलेंगे और टोटल टाइम आपका 60 मिनट्स होगा। तो आपके पास जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 1 आवर की ड्यूरेशन। और मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन करने का ये है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। आप अपने आप को संभालिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग एक पूरे के पूरे पेपर को पलट देती है। तो यहाँ पे 1/4 ऑफ द मार्क असाइन के अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। मतलब अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपके 0.25 हर गलत आंसर पे कट जाएंगे। दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो पेपर को करने का, अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपको सही से रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में दिक्कत होने वाली है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगर बात करें, ऑनलाइन मोड होता है प्री और मेंस का। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम्स बाइलिंगुअल एग्जाम होता है, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है और किसी भी रीजनल लैंग्वेज को यहाँ पे जगह नहीं दी गई है। I am being very very clear, there is no space for any regional language। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में ही ऑप्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास और नहीं है। ठीक है, और इसके लिए डेफिनेटली अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो आपकी इंग्लिश का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे पहले वाले टॉपिक की, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान भी करता है, दैट इज रीजनिंग। अगर मैं रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग के सिलेबस के अंदर आपके पास जो चीजें मैंने यहाँ पे दे रखी हैं वो सारी की सारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, इसमें से अप्रोक्सीमेटली अगर वेटेज की बात करें तो 2 से 4 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो पक्का ही करना है। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस और इनइक्वालिटीज के मिला के 2 से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है इस एग्जाम का। अगर आप बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की, 18 to 25 क्वेश्चंस आते हैं, 18 to 25, बीच में कुछ भी हो सकता है, पर ये आपको कम से कम 2 से 3 सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस देते ही देते हैं। तो अपनी तैयारी को इस तरह से करिएगा कि आप अभी से शुरू कर दीजिए सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के क्वेश्चंस को लगाना। पर डे अगर आप एक एक दो दो सेट भी लगाएंगे तो आपकी स्पीड धीरे धीरे जाकर इंक्रीज हो जाएगी। सिलॉग्स की बात करें तो ये 3 to 5 क्वेश्चंस देते हैं। ब्लड रिलेशंस में से पक्का क्वेश्चन आता है, कम से कम 3 क्वेश्चंस होते हैं अप्रोक्सीमेटली। कोडिंग एंड डिकोडिंग में से 01 एंड 05 और बचे हुए में से मिसलेनियस में से जो बचा हुआ होता है, इनमें से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो सिलेबस तो सारा ही कवर करना है, हम किसी को भी छोड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे होकर जाते हैं ना तो कई बार वहां पे वो सॉल्व नहीं होती है। तो अगर हम इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होकर चलेंगे तो बाकी का क्या होगा। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें और शुरू से कवर करें। ऐसा मत सोचिए कि मुझे आता है, एक बार अच्छे से शुरू से कवर कर लीजिए, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत सारा है। सबसे पहला काम करेंगे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करना। डिफरेंट डिफरेंट पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स कहीं से भी मिलते हैं, आपको ऑनलाइन मिलते हैं, आपके पास बुक है, सॉल्व करना डेली के बेसिस के ऊपर शुरू करिए। और यहाँ पर ऑनलाइन बहुत सारी आपके पास टीचर्स भी अवेलेबल है जो आपको ये पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करवाती है, तो आप उनके साथ भी कर सकते हैं शुरू। क्योंकि मेरे को पता है कि पहले पहले बहुत डर लगता है जब सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन और हम सोचते हैं कि हम इस काबिल ही नहीं है कि पेपर को क्लियर कर पाए। तो उस डर से बचने के लिए आप टीचर के साथ करेंगे तो बेहतर रहेगा। शुरुआत यहाँ से करिए कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, आगे हम टीचर्स भी डिस्कस करेंगे, तो जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ वीडियो में साथ साथ करते जाइए, धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बन जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बुक्स टू फॉलो। मेरा ना एक रहता है कि अगर आप कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो बुक से ज्यादा करिए, बिकॉज जितना आपका स्क्रीन टाइम रहता है ना उतना टाइम का वेस्टेज होता है। तो आपके पास आ गई चैंपियंस रीजनिंग बुक,
स्मार्ट बुक बाय टेक्स्ट बुक, ये बहुत अच्छी है। एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे, ये तो बहुत ही अच्छी है। बैंकिंग रीजनिंग इन इंग्लिश बाय टेक्स्ट बुक। तो ये सारी बुक्स है जिनमें से आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको स्क्रीन टाइम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप वहां से पढ़ के कंसेप्ट को क्वेश्चन इनमें से सॉल्व करिए। और मेरी मानिए इसका बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज जितना ज्यादा आप स्क्रीन टाइम करते हैं उतना ज्यादा आपका सिलेबस पीछे चला जाता है। पीछे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक वीडियो के अंदर अगर वो 3-4 पजल्स भी करा रहे हैं ना, वो वीडियो 1.5 घंटे की 2 घंटे की होती है और उसके अंदर पजल्स करने का टाइम सिर्फ 45 मिनट्स का होता है, तो टाइम वेस्ट बहुत होता है। सिलेबस कंप्लीशन बहुत जरूरी है, पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए फ्रॉम बुक। और मॉक्स के लिए आप 3 जगह पे जा सकते हैं, अड्डा 24/7, ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक। ये आपको बहुत अच्छे मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, तो मॉक्स सॉल्व करना शुरू कीजिए। अभी के लिए आप हर महीने 2-3 मॉक्स, 4 मॉक्स संडेज के संडेज लगा सकते हैं, पर आगे जाके आपको ज्यादा मॉक्स सॉल्व करने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं बेस्ट टीचर्स फॉर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए जो बेस्ट टीचर्स है वो है राधे कृष्णा रावत, बैंकिंग वॉरियर्स है इनका चैनल का नाम, वहां से कर सकते हैं। अंकुश लांबा सर सबसे बेस्ट है सिटिंग अरेंजमेंट्स और पजल्स के लिए, बैंकिंग क्रॉनिकल इनका चैनल है। पुनीत सर है, रीजनिंग बाय पुनीत सर से। तो इन टीचर से आप पढ़ के अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इनके जो चैनल्स हैं ये आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनसे पढ़ सकते हैं, अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब आती है बात सेक्शनल कट ऑफ की फॉर रीजनिंग। अगर मैं बात करती हूँ सेक्शनल कट ऑफ की, तो सेक्शनल कट ऑफ हर एक पार्ट में यहाँ पे होने वाला है। रीजनिंग का कट ऑफ 5.75 से 6.75 तक रहता है एंड पेपर मॉडरेट होता है। पिछली बार का जो पेपर था वो मॉडरेट था डिफिकल्टी लेवल में, इस बार का पता नहीं, डिपेंडिंग ऑन द सीट्स, बट हाँ इसका जो कट ऑफ था 5.75 से 6.75, मतलब इतने तो आपको स्कोर करने ही है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको हर पार्ट में मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आपको क्लियर करेंगे। अगर आप एक पार्ट में अगर इससे नीचे चले जाते, फॉर एग्जांपल आपके 4 आ जाते हैं रीजनिंग में, लेकिन बाकी दोनों में आपने क्लियर कर दिया, तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। आपको मिनिमम 6.75 रीजनिंग में स्कोर करने ही पड़ेंगे, उसके बाद आप क्लियर कर सकते हैं कोई भी एग्जाम। आई नो रीजनिंग करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है मैथमेटिक्स। इसके 35 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अभी जो एसबीआई पीओ का पैटर्न बदला है, तो उसके बाद इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है आईबीपीएस पीओ का। अगर नोटिफिकेशन आता तो डेफिनेटली हम चेंज पैटर्न के हिसाब से पेपर्स बनाते, बट इनका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि हमारी जो मैथमेटिक्स है उसके जितने भी टॉपिक्स है कवर करने हैं वो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब मिला के अर्थमेटिक आपका 10 से 15 मार्क्स का बनता है। तो आपको कवर सारे टॉपिक्स करने हैं नो डाउट, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी टॉपिक कवर अप कर रहे हैं तो उसकी वेटेज कितनी है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा टाइम दीजिए। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर बात करें दिन के अंदर कम से कम 4 से 5 डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। द लेवल हैज इंक्रीज्ड, पहले से बहुत कहते हैं लेवल इंक्रीज हो चुका है, तो उसको डाटा इंटरप्रिटेशन को करने में ही आपका टाइम काफी चला जाता है। सबसे पहले आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के कम से कम 5 क्वेश्चंस डेली करने हैं। 20 मिनट का टाइम है, अगर बात करें आप 3 मिनट या अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट आप एक डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो पार्ट्स ही करने होते हैं, तो सॉल्व करने के लिए 3 मिनट आपके पास होते हैं। उससे ज्यादा अगर आप टाइम देंगे, अगर 3 भी आ जाते हैं तो 3 × 3 आपके 12 मिनट तो यहीं पे खर्च हो जाएंगे। तो बाकी क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास टाइम कम से कम 8 मिनट का बचेगा। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना स्पीड को मैनेज कर सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस के लिए। बाकी अगर बात करें नंबर सीरीज की, तो ये 4 से 6 मिनट की होती है। आई मीन 4 से 6 क्वेश्चंस इनके आते हैं और इसको करने के लिए आपको कम से कम 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड्स तक आराम से लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 110% होती हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी। तो अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो इसके ऊपर तो हाथ जमा लो, बिकॉज इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक अप्रोक्सीमेशंस, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है, बिकॉज इसमें गलतियां कम होती है। डाटा इंटरप्रिटेशन में फिर भी गलतियां हो जाती हैं, अगर तुम रीचेक करने बैठते हो तो टाइम चला जाता है, इसलिए यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस सबसे कम है। और डाटा सफिशिएंसी, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको मार्क्स दे सकते हैं अगर आपका इनके ऊपर हाथ बैठा हुआ है, और अगर आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको मार्क्स दे के ही जाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स अगर मैं बात करूँ तो टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट चीज आ गई डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक, अप्रोक्सीमेशन एंड सफिशिएंसी। बाकी सारे टॉपिक्स में से 10 से 15 क्वेश्चन जरूर होंगे, लेकिन कुछ एक टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो मेंस का हिस्सा है, जो इस बार का हिस्सा नहीं है, यानी कि आपके प्री का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को साइड पे रख दिया जाए तो भी चलेगा। अगर प्री की बात करें तो ये मेंसुरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए। ठीक है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में से एक आधा क्वेश्चन कभी आ गया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे, जब तुम तैयारी कर रहे हो ये याद रखो कि तुमको फॉर्मूला सबसे पहले लर्न करने हैं। देखो, लर्निंग पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कुछ बार ऐसा होता है कि हम फॉर्मूलाज पे ध्यान नहीं देते और इजी समझ लेते हैं फॉर्मूलाज को। फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ एक जगह पे अगर बात करें तो शॉर्टकट्स लग रहे हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ, मिक्सचर और एलिगेशंस की बात करें, अगर मैं नॉर्मल तरीके से करना चाहूँ तो उनके अंदर जो है करने में क्वेश्चन को कम से कम 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है, 1 मिनट 30 सेकेंड्स का टाइम लगता है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला से कर रहे हो तो वही आपको 30 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो फर्क वहीं आ जाता है अगर तुम तरीके से चीजों को कर रहे हो। प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। डेफिनेटली अगर तुमने फॉर्मूलाज कर लिया है अच्छे से, कुछ क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, उसके बाद बुक से प्रैक्टिस करने की आदत डालो और मॉक्स अटेंड करने की आदत डालो। मॉक्स तुम लोग अड्डा 24/7 पे अटेंड कर सकते हो। छोटे छोटे 15-15 मिनट के मॉक्स आते हैं, तो इतना बड़ा होता नहीं है, तो तुम वहां से मॉक्स लेकर अटेंड कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ आइडिया हो जाएगा कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो लोग ये भी बताते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करें और कितने लोगों ने पेपर दिया है, हाईएस्ट मार्क्स क्या है, तो तुमको आइडिया हो जाएगा तुम्हारा कंपटीशन कितने बच्चों के साथ लग रहा है और तुम्हारा रैंक क्या आ रहा है वहां पे। ये चीज चेक करना मत भूलना। बुक्स टू फॉलो, दक्ष कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन बाय अरुण शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक है जो अरुण शर्मा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने बोला डीआईज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डीआई के लिए तुम लोग प्रैक्टिस करना अभी से शुरू नहीं करोगे तो मेरी मानो तुम्हारी स्पीड बननी भी नहीं है। बेस्ट फॉर प्रैक्टिस आपके पास आ जाता है लास्ट मंथ में आपने मॉक्स ही करने हैं। मॉक्स के लिए आपके पास ऑलिव बोर्ड के मॉक्स मुझे पर्सनली पसंद है, वरना टेक्स्ट बुक, अड्डा 24/7 ये लोग भी बहुत अच्छे अच्छे मॉक्स देते हैं। इवन अन अकेडमी पे भी बहुत अच्छे मॉक्स हैं, तुम वहां से भी ले सकते हो। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं कहूंगी कि तुम लोग स्टॉप वॉच लेकर बैठो। अगर स्टॉप वॉच नहीं है तो आप फोन पे भी चलाकर आप कर सकते हो अपना काम। तो उसके साथ डीआईज को सॉल्व करने का टाइम 3 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। कम चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं। तो स्टॉप वॉच के साथ अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है इसको क्लियर करने का, क्योंकि 35 क्वेश्चन है। 35 में से अगर तुम 25 भी कराते हो ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं बेस्ट टीचर्स की। अगर मैं बेस्ट टीचर्स की बात करूं मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो देखो ये मैटर करता है कि तुम्हारी ट्यूनिंग किसके साथ बैठी है। इसलिए मैंने 3 टीचर्स दिए हैं, तुम तीनों का एक एक लेक्चर अटेंड करके देखो एंड फाइंड योर बेस्ट वन। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम टॉपिक वाइज किसी से कुछ टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो, किसी से कुछ टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो। सो इट इज टोटली अप टू यू। डोंट वरी अबाउट कि ये टीचर तो बहुत अच्छा है। पता है, कई बार मैंने देखा है कि भेड़ चाल के चक्कर में हम उसी टीचर के पीछे लगे रहते हैं जो टीचर हमें समझ भी नहीं आ रहा होता, जस्ट बिकॉज वहां पे व्यूज बहुत सारे हैं, 1 मिलियन व्यूज है उसकी वीडियो के ऊपर। ऐसा नहीं करना है। आप पहले तीनों टीचर्स का वीडियो देखो, अपने लिए बेस्ट ढूंढो और फिर कंसिडर करो कि हाँ मैंने इनसे पढ़ना है, मैंने इनसे टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, इवन टॉपिक वाइज भी आप स्क्रॉल आउट कर सकते हो, जिसका भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, सबसे पहले है कौशिक मोंटी सर, जिनका करियर डिफाइनर एक चैनल है जिसके ऊपर आप चेक ऑन कर सकते हो। आशीष अरोड़ा सर स्टडीफाइड पे है। हर्षल सर लर्निंग कैप्सूल्स के ऊपर है। ये बहुत अच्छे से टॉपिक समझाते हैं और इनका फ्री कंटेंट पड़ा है। जिनके पास फ्री कंटेंट है मैं मैक्सिमम वही बता रही हूँ। सेक्शनल कट ऑफ फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपके पास फॉर जर्नल है 7 मार्क्स आपको लेने ही है। उसके बाद आपके जितने मर्जी मार्क्स आए पर 7 कंसीडर किए जाएंगे, यानी कि कट ऑफ में 7 मार्क्स तो आपको लेने ही हैं। उसके बाद SC ST OBC की बात करें तो 3.5 ये आपके पास सेक्शनल कट ऑफ है। तो मैथ्स की तैयारी आई होप आपकी अच्छी हो जाएगी अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो। 35 मार्क्स है, आई नो मुश्किल है 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन, पर आपको पूरे नहीं करने हैं। सारे करने के चक्कर में गलतियां बस अवॉइड करिए, यानी कि करेक्शन। आपका एम होना चाहिए कि आपके आंसर्स करेक्ट ज्यादा हों। आपने अटेम्प्ट 25 भी किए, अगर 25 में से 22 भी ठीक है ना, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलतियां करते चलेंगे तो प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर अपने पास आ जाता है क्लॉसेट, करेक्शन, पैरा जंबल्स, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आ जाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉलम बेस्ड स्पेलिंग एरर्स, वर्ड स्वैप,
वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस बेस्ड एरर्स, वोकैबुलरी। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इंग्लिश के अंदर आपके पास जो है कॉलम बेस्ड स्पेलिंग एरर्स आते हैं काफी सारे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं 2 से 3। उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉम्प्रीहेंशन समझ आ जाए तो आपके 5 से 6 मार्क्स इजीली हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेंटेंस करेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, ये आपके कम से कम 10 से 15 मार्क्स के होते हैं। इसको सेट करना है। और स्पॉटिंग एरर्स इंक्लूड कर लीजिए, तो ये 15 से 18 मार्क्स का, ये 3 कंटेंट ही आपके 15 से 18 मार्क्स के, दीज 3। ठीक है। तो जब आप इनको कर लेते हैं तो आपके पास इंग्लिश की तैयारी शुरू हो जाती है, यानी कि आपका पेपर क्लियर होने की तरफ आपका पहला कदम हो जाता है। 30 मार्क्स 30 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी कि 30 क्वेश्चंस। उनमें से कम 25 अटेम्प्ट करके आने हैं, और इसके लिए 20 मिनट्स होते हैं। तो 20 मिनट्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके पास 20 मिनट है, तो इंग्लिश तो इजीली सॉल्व हो जानी चाहिए। तो इसके लिए भी एक टारगेट रखिए कि 25 क्वेश्चंस, क्योंकि ज्यादा नहीं करने हैं। वोकैबुलरी में कई बार गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज वोकैब के कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उससे बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के, सेंटेंस करेक्शन के या स्पॉटिंग एरर्स के करें। ठीक है। तो अंदाजन वोकैबुलरी को ना करें तो बेहतर रहेगा। Important things to do list: to improve your English, start reading editorial columns of newspaper daily. आप editorial columns शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं इंग्लिश को, तो एडिटोरियल्स शुरू करिए। आपके पास न्यूज़पेपर में ऑप्शंस हैं, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों बेस्ट हैं। अगर इनमें से एक आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जिसका एडिटोरियल कॉलम पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। तो दोनों आप शुरू कर सकते हैं, दोनों में से एक पेपर को लेके रीडिंग शुरू करिए। रीडिंग ही एक तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके मार्क्स बढ़ें या आपके मार्क्स इम्प्रूव हों, तो उसके लिए सबसे पहला काम तो आपको यही करना पड़ेगा। इसके बाद एवरीडे गो थ्रू, अगर आप बात करें वोकैबुलरी की, आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए गो थ्रू 15 न्यू वर्ड्स एवरी डे। आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिनके अंदर वो आपको वोकैबुलरी करा रहे हैं या कॉमन वर्ड्स करवा रहे हैं जो बार बार पूछे गए हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। इसके लिए मैं तुम्हें एक बता देती हूँ, अंडर 24/7 पे एक पूरी सीरीज बनी हुई है, वो मैं टैग कर दूंगी। उसके अंदर काफी अच्छे खासे वर्ड्स बताए हुए हैं मैम ने, तो वो तुम कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए अच्छे हैं करने के लिए। और वहां से तुम डेली कम से कम 15 से 20 वर्ड्स करके तुम अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है बुक्स। बुक्स पढ़ना शुरू करिए, इंग्लिश में बुक्स को पढ़ना शुरू करिए। मेरी मानिए, आपको पहले महीने बिल्कुल कुछ नहीं समझ आने वाला, इवन एडिटोरियल का भी तुमको कुछ नहीं समझ आने वाला। लेकिन एक बार अगर तुम शुरू कर दोगे ना, फिर तुम्हारे लिए करना चीजों को आसान हो जाएगा और तुम्हें समझ आना शुरू होगा। बिकॉज एडिटोरियल की जो लैंग्वेज है, यानी कि जो इंग्लिश है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो उसी लेवल की है जिस लेवल का तुम्हारा बैंक एग्जाम होने वाला है। ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर तुम करना शुरू कर दोगे दोनों चीजें, योर इंग्लिश विल गो इजी। ठीक है। अब बात करते हैं बुक्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम बुक्स के बारे में बात करना चाह रहे हो। बुक्स के केस में मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। अगर मैं बात करूं ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए अलग बुक्स होंगी, वोकैबुलरी के लिए अलग बुक्स होंगी। अगर मैं बात करूं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको बेटर रिटेंशन मिलता है एंड एप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स, दोनों बहुत अच्छी है, तो आप ये कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव जर्नल इंग्लिश बाय किरण प्रकाशन, ये भी अच्छी है। तो इन दोनों से आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो सकती है, तो आप वोकैब के लिए इनको ले सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय RS अग्रवाल, इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बैंकिंग, अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, सिर्फ वोकैब के लिए आप नॉर्मल लेके उसके बाद RS अग्रवाल की ये बुक ले सकते हैं। इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है और एग्जाम स्पेसिफिक है, यानी कि एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम के अंदर जो चीजें आ रही हैं उन्हीं को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रेनिन मार्टिन, अगर आपका फाउंडेशन खराब है, इंग्लिश में बिल्कुल समझ ही नहीं आती है, तो आपके पास ये रेनिन मार्टिन की बुक है जो आप ले सकते हैं इजीली। इन सब बुक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। आपको इजी हो जाएगा वहां से देखना कि कौन सी बुक की बात की जा रही है। तो रेनिन मार्टिन की बुक जो है ये फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करती है और प्रैक्टिस करने में। इसके पास एक्सरसाइजेस बहुत सारी है, तो आप प्रैक्टिस इधर से कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस और फाउंडेशन के लिए रेनिन मार्टिन, अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल की बैंकिंग अवेयरनेस
एंड ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय RS अग्रवाल। उसके बाद आपके पास कॉम्पिटेटिव जर्नल इंग्लिश बाय किरण प्रकाशन भी है। आप दोनों के कंटेंट्स चेक करके फिर ही परचेज कीजिए। उसके बाद वर्ड पावर बाय नॉर्मन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मेरे हिसाब से आपको ले ही लेनी चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी को इंप्रूव करने का इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं। अब चलते हैं आगे। बेस्ट टीचर्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने शुरू करना है, फाउंडेशन पढ़ना है, तो मैं कहूंगी निमिषा बंसल मैम है, उनके 120 रूल्स की एक सीरीज बनी हुई है, उसको करना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कर लेंगे ना तो आपका फाउंडेशन थोड़ा सा बिल्ड आउट हो जाएगा, और आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। इसके बाद विशाल परिहर फॉर हिज एंगेजिंग स्टाइल एंड अंडरस्टैंडिंग। विशाल परिहर सर पढ़ाते हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। ये आपको इजीली समझ आ जाती है, और बड़े ही अच्छे तरीके से समझाते हैं चीज़ें, रूल्स आपको बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं, और आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। निहारिका जॉन मेहरा, लिसन टू हर सेशंस। अगर आप निहारिका जॉन मेहरा मैम के सेशंस भी सुन लेते हैं तो भी आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज इनके सेशंस बहुत अच्छे हैं। ये अन अकेडमी पे टीचर हैं और ये बहुत अच्छा कराते हैं। उसके बाद सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं। फॉर इंग्लिश इट वेंट फॉर 7.75, और SC ST के लिए इट वाज 4.75। तो आपके पास जो इंग्लिश का कट ऑफ था ना, वो 7.75 गया, और आपके पास जो बाकी था, यानी कि बाकी के लिए 4.75। तो ये स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका पेपर क्लियर नहीं होने वाला है। तो अकॉर्डिंगली आपने सेक्शनल कट ऑफ देखे कितने कम है। सेक्शनल कट ऑफ कम है, इसी वजह से आप पेपर को इजीली क्लियर कर सकते हैं। सेक्शनल कट ऑफ तो आप कवर कर लेंगे, आपको अब हाईएस्ट स्कोर करने की तरफ, यानी कि ओवरऑल कट ऑफ की तरफ काम करना है। तो ओवरऑल कट ऑफ की तरफ काम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितना भी प्री का मटेरियल मैंने बताया, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो डन विद योर प्री। अब बात करते हैं मेंस की। हाउ टू क्लियर द मेंस। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्री की तैयारी करेंगे लेकिन मेंस की नहीं करेंगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। आपको अगर पहली बार में पेपर को क्लियर करना है, तो आपको मेंस, प्री और इंटरव्यू तीनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ताकि आप पेपर को वन टाइम में क्लियर कर सकें। और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है ना। तो व्हाट अबाउट मेंस, हाउ टू क्लियर मेंस, एंड शुड आई क्लियर प्री फर्स्ट। अगर प्री क्लियर करके आप बात करेंगे ना, तो 40 से 48 डेज का बीच में डिफरेंस है। तो मेरे को बताइए 40 दिन के अंदर कौन सा मेंस क्लियर हो जाएगा आपका? नहीं होने वाला है। तो तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी प्री के साथ ही। बेशक प्री को आप 15-20 दिन दीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको कंटेंट कहाँ से करना है। उसके बाद आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मेंस के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, उसको डिस्कस कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी मेंस एग्जाम पैटर्न। अगर मेंस की बात करूं, तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये दोनों साथ में आते हैं। 45 क्वेश्चंस होते हैं, और 60 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, और ड्यूरेशन 60 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो 35 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, और 40 मिनट्स के लिए होते हैं। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो 35, 60 मिनट्स, सॉरी 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। जर्नल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग एग्जाम या जर्नल अवेयरनेस की बात करूं तो 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 35 मिनट्स। टोटल क्वेश्चंस 155। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपके 200, और टाइम लिमिट इज 3 घंटा। मतलब आपके पास 3 आवर्स होते हैं, 3 आवर्स का एग्जाम होता है ये, और 3 आवर्स के अंदर आपको ये सब करना होता है। तो मेंस का जो बेसिकली सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अगर आप पहले तैयारी नहीं करेंगे, तो बाद में आप बहुत पछताने वाले हैं कि काश तैयारी को पहले कर दिया होता। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो लेटर राइटिंग एंड एसे आपको आना चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी आपको अभी से करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी कि पढ़ना शुरू कीजिए। जितने ज्यादा न्यूज़पेपर्स आप पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, बिकॉज यू नो वॉट एवर यू रीड एक्चुअली सिट्स इन योर माइंड, और उसके बाद यू आर एबल टू क्लियर इट वेरी इजीली। मतलब आप अपने थॉट्स को तभी प्रेजेंट कर सकते हैं जब थॉट्स में वैरायटी हो। यानी कि अगर मुझे किसी चीज के बारे में नॉलेज कम है ना, तो मैं लिखूंगी भी कम, लेकिन अगर मुझे किसी चीज के बारे में नॉलेज ज्यादा है, तो मैं उतना ही ज्यादा अच्छे से लिख पाऊंगी। तो इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग को कंटिन्यू रखिए। इसके 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, एंड टाइमिंग आपकी 30 मिनट्स होगी, ठीक है। तो 30 मिनट्स आपके पास टाइम होगा, जिसके अंदर आपको पूरा क्लियर करना होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी फॉर एवरी क्वेश्चन। मतलब 0.25 की होगी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। 1/4 होगी मार्क ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम आपके पास होगा 3 आवर्स 30 मिनट्स। 30 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स 30 मिनट्स। 3 आवर्स तो आपका पेपर के लिए होगा, 30 मिनट्स आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए होगा। तो अब चलते हैं मेंस के सिलेबस की तरफ। अगर मैं मेंस के सिलेबस की बात करूं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस ज्यादा बदला नहीं है।
बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। 2-4 टॉपिक्स अगर ऐड हो गए हैं तो आप उनकी बात कर सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो 10 से 11 मार्क्स की तो ये आएगी ही आएगी, आप इसको लगा ही लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके 3 आने ही आने हैं। मिसलेनियस आपके 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे, मतलब बाकी सिलेबस में से, अर्थमेटिक में से। नंबर सीरीज 4 से 5 मार्क्स की होगी ही होगी। तो आपको कुछ चीजें तो पता ही है, नंबर सीरीज हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन हो गई, ये चीजें तो आपको आनी ही है। तो इनकी तैयारी में कोई कमी छोड़ना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, है ना। तो ये चीज, और एक और चीज मैं बता दूं, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा वो बिल्कुल प्री जैसा होगा। नहीं, प्री की तरह नहीं होगा। प्री से काफी अलग होगा और प्री से काफी ज्यादा होगा। द लेवल विल डेफिनेटली इंक्रीज एंड यू हैव टू क्लियर इट दैट टाइम। अगर आपको एक मौका मिलता है ना, उसके बाद आप सोचते हो कि अगली बार फिर से प्री देना पड़ा और फिर मेंस देना पड़ा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए तैयारी अभी से शुरू कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जब मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तभी जाके आपको पता लगेगा कि आपको कितना ज्यादा रिक्वायर्ड है प्रैक्टिस का, यानी कि कितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड है और कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करने से आप क्लियर कर पाएंगे एग्जाम को। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, बाय आर.एस. अग्रवाल, ये बुक हो सकती है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस के लिए। उसके बाद क्वांटम बाय सर्वेश वर्मा, सर्वेश के वर्मा है। तो क्वांटम बाय सर्वेश के वर्मा अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। इसका लेवल 1 करना है, आपने आगे नहीं करना, क्योंकि ये कैट की बुक है, पर इसके अंदर डीआईज वगैरह बहुत अच्छे प्रेजेंट है। तो अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये बुक परचेज करके इसमें से क्वेश्चंस करने जरूरी है, ताकि आप अच्छे से अपना पेपर क्लियर कर सकें। उसके बाद आ जाते हैं टीचर्स। टीचर्स सेम ही रहेंगे। एक साहिल सर है, वो बेसिकली ऐड हो जाएंगे, मैं साहिल सर का नाम बोल देती हूँ। तो साहिल सर बढ़िया पढ़ाते हैं मैथ्स, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। उनके टेक्निक्स वगैरह बहुत अच्छे हैं करने के लिए, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपके टीचर्स बिल्कुल सेम रहेंगे, दे आर वेरी गुड विद देयर वर्क, तो आप वहां से ही कर सकते हैं। लेवल ऑफ डीआई क्वाइट हाई हो जाएगा, और मॉक्स के लिए मैं ऑलिव बोर्ड और अड्डा 24/7 आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो लेवल ऑफ मॉक्स, लेवल ऑफ डीआई सच्ची में हाई हो जाएगा। उसको जितना टाइम हम लेके चल रहे थे ना कि 3 मिनट में सॉल्व होगा, 4 मिनट में सॉल्व होगा, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं तो कंफ्यूजिंग तो होने ही वाला है। तो उसको करने के लिए आपको डेली के डेली वही डीआई तो करने ही पड़ेंगे, वो मेंस हो या प्री, तो दोनों के लिए आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। देखिए कंप्यूटर का सारा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जो टॉपिक्स आते हैं। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए अपना अपना सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, लीनियर अरेंजमेंट आएगा, लाइनअप आएगा, ये सब आएंगे आपके पास अप्रोक्सीमेटली 18 से 19 मार्क्स के। ठीक है, सो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आप प्लीज देख के करिए, क्योंकि आपके पास ये अरेंजमेंट्स जो आते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनको बनाना उस टाइम पे प्रेशर हैंडल करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उस टाइम पे फॉर्मेशन तो खैर आप समझ ही सकते हैं। इनपुट एंड आउटपुट की बात करते हो तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का आता है 4 मार्क्स का। डाटा सफिशिएंसी 03, कोडिंग एंड डिकोडिंग 1 मार्क। अब आपके पास ये सारे आ जाते हैं, और मिसलेनियस में 8 से 11 क्वेश्चंस। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है वो कंप्यूटर्स का होता है। कंप्यूटर्स कोई हाई लेवल का नहीं आ रहा है, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें आ रही हैं। तो उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर की किरण प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर्स यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए किरण प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, या कंप्यूटर फंडामेंटल बाय प्रदीप के सिन्हा। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, प्रदीप के सिन्हा की कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बुक, आप वो परचेज कर सकते हैं। मेरी मानिए उसके बाद आपको कंप्यूटर्स के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो। एम के पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, एम के पांडे के लिए एनालिटिकल रीजनिंग, ये शायद मैंने पहले भी मेंशन किया है, तो ये बुक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो ले ही लीजिएगा, ताकि आपकी रीजनिंग का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहे। ठीक है, और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, आप किसी के भी कहने पे कोई भी किताब मत खरीदेगा। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, कि हम बोलते हैं ना कि अड्डा 24/7 टेक्स्ट बुक, ये पूरा का पूरा सेट निकाल देते हैं। देखिए सेट सिर्फ टीचर के कहने पे अगर आप ले रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। आप अपने हिसाब से बुक्स लीजिए और अलग अलग पब्लिशर्स की लीजिए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऐसी सेट खरीद लेते हैं ना, तो उसके अंदर इतना लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं है जो एक्चुअल में आया है। कुछ एक बुक्स तो बहुत पुरानी बनी हुई है, तो बेहतर है कि अगर आपने करना ही है तो आप नई नई बुक्स की सर्च रखिए, या जैसे मैंने बताया कि अलग अलग पब्लिशर्स की जो जिसमें बेहतर है उसकी वो बुक लीजिए। आप हर एक सारा सेट ही किसी का खरीद लेंगे ना, फिर आपके लिए लॉस हो जाता है। क्योंकि होता ये है कि सारी बुक्स उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की हमको चाहिए पेपर को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर्स की बुक लीजिए, ताकि आपको भी फायदा हो चीजों को पढ़ने में, और एक्चुअल में अगर आपका पेपर क्लियर करने का इरादा है तो वो पेपर क्लियर हो भी।
जनरल अवेयरनेस सिलेबस की बात करते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और स्टैटिक अवेयरनेस। देखिए इसके लिए आप मनोरमा ईयर बुक ले सकते हैं, इंडिया ईयर बुक ले सकते हैं। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस बाय अरिहंत, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, आप ये कर सकते हैं और इससे आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। तो ये पेपर को आपको क्लियर करने में बहुत मदद करने वाली है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस की बात करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 13 से 15 मार्क्स की आने वाली है, बाकी वोकैबुलरी, ग्रामर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और वर्बल एबिलिटी, ये सब हिस्सा होंगे उसका और आपको पेपर क्लियर करना होगा। तो उसके लिए वोकैब तो देखिए अभी आपकी शुरू हो चुकी है, वो अलग से करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक टॉपिक्स तो आपके प्री और मेंस बिल्कुल सेम है, बट लेवल इंक्रीज हो जाता है, मैं जैसे बता चुकी हूँ, तो इसलिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस को डिटेक्ट करना सबसे बड़ा टास्क है। ये सबसे इजी भी है अगर आपको अच्छे से आता है, और सबसे मुश्किल भी है अगर आपको अच्छे से निकालनी चीजें नहीं आती तो। सो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश की बुक्स और टीचर्स आप सेम रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अब आते हैं आपके 3 नए सब्जेक्ट्स जो मेंस में इंक्लूड हुए हैं उनके टीचर्स के बारे में। जीए विद शीतल मैम बैंकिंग के लिए, ठीक है, डॉक्टर गौरव गर्ग करंट अफेयर्स के लिए, विवेक पांडे सर फॉर कंप्यूटर्स। ये टीचर्स अपने अपने फील्ड में महारथी हैं और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से यूट्यूब के ऊपर सारा कंटेंट अवेलेबल कराते हैं। तो अगर आप तैयारी में के लिए सीरियस हैं तो अभी से इनकी वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। आप रोज एक वीडियो देखिए, उसका अपना नोट्स बनाइए, उन नोट्स को रिवीजन के लिए रखिए, क्योंकि जो 40 दिन होंगे ना बाद में, जब प्री और मेंस के बीच का डिफरेंस होगा, तब आप उन नोट्स को रिवाइज करेंगे। आप एक एक वीडियो को दोबारा देखने पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये आप देखना शुरू कीजिए, इसके नोट्स बनाने शुरू कीजिए, तब जाके आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका जो पेपर होगा ना बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपकी तैयारी मेंस की भी हुई पड़ी है। अब चलते हैं इंटरव्यू लेवल पे। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और 40% स्कोर करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब प्री सिर्फ एक एंट्री लेवल था, प्री बस एक एंट्री लेवल था। आपको मेंस और इंटरव्यू है जिसके अंदर आपको मेन मार्क्स लेने ही लेने हैं, ठीक है। और इसके आ जाते हैं पर्सनल क्वेश्चंस भी होते हैं, करंट अफेयर्स भी होते हैं, बैंकिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। जो बैंकिंग अवेयरनेस आपने तैयारी के दौरान पढ़ी है वही बैंकिंग अवेयरनेस अभी आपके काम की है इंटरव्यू के लिए भी, ठीक है। और ये 80-20 का रेशियो मेंस और इंटरव्यू में है, मतलब 80% आपका मेंस गिना जाएगा, 20% आपका इंटरव्यू गिना जाएगा। तो आपको दोनों क्लियर करने पड़ेंगे ताकि आप एक आईबीपीएस पीओ के लिए सिलेक्ट हो सके। बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस, न्यूज, ये सब आपके पास आएगी। अनिल अग्रवाल सर हैं जो छोटी छोटी वीडियोस डालते हैं इंटरव्यूज वगैरह पे भी और इंडिविजुअल टॉपिक्स पे भी, उनकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, तो आप जाके वहां से अपनी इंटरव्यू की तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू तो चलिए बाद में आएगा, पर पहले प्री और मेंस क्लियर अच्छे से कीजिए। इंटरव्यू में भी टाइम मिलेगा आपको आपकी तैयारी के लिए, तो आप अपना जो भी आपने किया हुआ है आप उसी को रिवाइज करके अच्छे से जा सकते हैं। और इसके लिए भी डिफरेंट बुक्स है, अगर आप चाहते हैं मैं वो भी डालूं तो मैं आपको बता दूंगी कि आप इंटरव्यू के लिए कौन सी बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी कहते हैं ना 100% होनी चाहिए। तैयारी में अगर कमी है ना तो दिक्कत है, लेकिन अगर तैयारी हमारी 100% है तो मजाल है कोई हमें हरा भी सके। पर्सनल क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई बैंकिंग, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, रोल मॉडल और व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैंने देखे थे, तो उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि पर्सनल इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चंस है। देखिए ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस पूछते नहीं है, बट डेफिनेटली द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी हाई। वहाँ पे 5 लोग होते हैं पैनल के अंदर जो आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको कंफ्यूज करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखिए। और कॉन्फिडेंस पढ़ने से ही आता है, जो कॉन्फिडेंस वहां बैठने के लिए, वहां इंटरव्यू में बैठने के लिए आपको चाहिए होगा ना, वो पढ़ने से ही आएगा। तो अगर आप पढ़ेंगे तो ही उस कॉन्फिडेंस से आप वहां आंसर कर पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट हमारी तरफ से, करियरशाला की तरफ से। जो वीडियो मैंने प्रिपेयर किया ये उन बेसिस के ऊपर है जिन लोगों ने आईबीपीएस पीओ क्लियर किया है, जिन्होंने मेहनत करके उस पेपर को क्लियर करके दिखाया है, तो उनसे थोड़ी बातचीत करके जो डाटा मुझे मिला, जो मैं आप तक पहुंचा सकती थी, तो ये वो डाटा है। और अगर आपको कोई हेल्प फिर भी चाहिए या कोई टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा, और कौन कौन तैयारी कर रहा है ये भी जरूर बताइएगा आगे जाकर, ताकि हम आपकी उतनी मदद कर सके जितनी आपको चाहिए। देखिए किसी भी चीज की तैयारी के लिए ना, अगर आपकी चाह सही है और आप सही जगह या सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो मेरी मानिए आपको जीतने से कोई भी रोक नहीं सकता। ऑल द वेरी बेस्ट, और बने रहिए करियरशाला के साथ, और इसको उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम की, ठीक है।
ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं स्वाति बत्रा आपके साथ बनी रहूंगी और नई नई पोस्ट और नई नई जॉब्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और इसके बाद हम लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में कदम रखने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आपका इतने सपोर्ट और प्यार के लिए। यही सपोर्ट और प्यार है जो हमें आगे बढ़ाता है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।